गाइस, स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और सीन जगह सब इमेजिनेशन है। काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरी है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते स्टोरी। आयशा किस्ड अरमान दिल तो जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। रात का वक्त, स्टडी टेबल पर एक लैंप जल रही थी जिसके ऊपर होनी तो पढ़ाई चाहिए, पर आयशा इस समय अपना सिर टेबल पर रखे आराम से सो रही थी। इतनी भयानक नींद आ रही थी उसे कि मेज पर ही सो गई। किसी महान शख्स ने सच कहा है कि प्रीत ना जाने जात को जात, नींद ना जाने टूटी खाट। और वैसे भी दुनिया की सबसे बेहतरीन नींद भी तब आती है जब सर पे एग्जाम मंडरा रहे हों। आयशा का भी यही हाल था। कल पेपर है और आज उसे नींद आ रही है, पर सुबह से पढ़ ही रही थी वो, इसलिए थकान के मारे ना जाने कब उसकी आंख लग गई। इस बात का उसे खुद होश न रहा कि तभी अचानक से उसकी नींद टूटी। वो उबासी लेते हुए उठी और फिर पूरे कमरे में नजर घुमाई। रात हो चुकी थी, हल्की पीली रोशनी पूरे कमरे में जग रही थी। आयशा को पता था कि अरमान इस वक्त यहाँ नहीं है और बाहर पहरेदारी के लिए कुछ गार्ड्स थे। खैर, वो अकेली ही थी इस वक्त। अंगड़ाई लेते हुए वो उठ खड़ी हुई और फिर धीरे से पूरे कमरे के मुआयना लेते हुए वो उस कमरे की हर एक चीज को गौर से देखने लगी। पहले भी वो यहाँ आ चुकी थी, पर तब उसे इस बात का होश नहीं था कि वो कुछ भी ध्यान से देखे कि उसी पल वो धीरे से ड्रेसिंग के सामने आ खड़ी हुई। उसने खुद को तसल्ली से देखा। वो इस समय अरमान की काली रंग की शर्ट में लिपटी थी। वो शर्ट उसके जिस्म पर अच्छे से झूल रही थी क्योंकि अरमान और आयशा के जिस्म में जमीन आसमान का अंतर था। वो शर्ट उसे लगभग घुटनों तक आ रही थी, पर उसी पल उसने उस शर्ट को खुद में समेटते हुए सीने से लगा लिया और वो महसूस कर सकती थी कि इसमें भी अरमान का एहसास और उसकी खुशबू उठ रही है। आयशा के होंठों पर मुस्कुराहट ने पहरा जमा लिया। न जाने कितने समय बाद उसकी जिंदगी में ये सुकून के पल आए। लेकिन तभी उसे कॉलेज का वो इंसिडेंट याद आया। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि भला कपिल ने ऐसा किया तो किया क्यों। ऊपर से उसकी टीचर तक ने झूठ बोला। भला उन सबने क्यों उसे फंसाने की कोशिश की, ये बात अब भी उसके लिए राज थी। और अगर उस मुश्किल घड़ी में अरमान ने उस पर यकीन न दिखाया होता तो इस बार वो बुरी तरह से आहत हो जाती। अंडस्को, मुझे कुछ नहीं सुनना, गॉड डैम इट। आई वॉन्ट माई डॉटर राइट इन फ्रंट ऑफ मी इन 24 आवर्स। शरद का चीख चीख कर गला बैठने की कगार पर था। सुहाना जब से गायब हुई थी तब से लेकर अब तक उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन उसके बारे में एक क्लू तक नहीं मिल पा रहा था पुलिस को। मेंशन में बड़े बड़े ऑफिसर्स की लाइन लग गई थी, लेकिन सबके पास सिर्फ एक जवाब था, नहीं। सुहाना का कुछ पता नहीं चला। इस समय शरद का कलेजा फटा जा रहा था ये सोच सोचकर कि भला कहाँ और किस हाल में होगी उनकी बेटी। सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर कोशिश कर रहे हो तो रिजल्ट्स कहाँ है? पूरा दिन बीत गया लेकिन मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा। तुम सब क्या झकमरा रहे हो? एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर मेरी बेटी मुझे कल सुबह तक सही सलामत नहीं मिली तो शाम होने से पहले पहले मैं तुम सबका रेजिग्नेशन करवा दूंगा, समझे? शरद गुस्से में बौखला चुके थे। पुलिस तुरंत एक बार फिर अपने काम पर लग गई तो यहाँ अब शरद अकेले हाथ पर हाथ धरकर सोफे पर जा बैठे। उन्होंने लाचारी से अपने सिर पे हाथ घुमाया और बोले, सब मेरी गलती है, मुझे उस पर नहीं चिल्लाना चाहिए था। आई एम सॉरी बेटा, प्लीज वापस आ जाओ। शरद की आवाज भावुक हो गई कि तभी उनके दिमाग में कल का वो लम्हा गूंज उठा। अंडस्को, तुमने ये सही नहीं किया सुहाना। हमें सिर्फ अरमान और आयशा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी थी, ना कि पूरे कॉलेज में उसकी इज्जत उछालनी थी। शरद बुरी तरह से सुहाना पर चिल्लाए तो वही सुहाना आराम से बार काउंटर पर खड़ी ड्रिंक पी रही थी। तुम्हें कुछ सुनाई भी दे रहा है सुहाना, मैं क्या कह रहा हूँ? शरद गुस्से में उसके पास आए। काम डाउन डैड, कुछ नहीं हुआ है, आप प्लीज हाइपर मत होइए, सुहाना चिढ़ते हुए बोली। इधर शरद अब और ज्यादा गुस्से में बौखला गए। शरद, तुमने कहा था कि तुम कपिल को मोहरा बनाकर सिर्फ अरमान और आयशा के बीच में गलतफहमियां लाओगी ताकि अरमान आयशा से दूर हो जाए, लेकिन तुमने पूरे कॉलेज के सामने उसकी इंसल्ट करवा डाली। सुहाना, च रिलैक्स डैड, डोंट शाउट। आपको क्या लगता है कि सिर्फ कपिल की बात पर अरमान भाई ट्रस्ट कर लेते? अरे इस काम में पूरे कॉलेज को इन्वॉल्व करना पड़ा ताकि आयशा की हर सफाई झूठी लगे। एंड सी, अरमान भाई कितने गुस्से में थे और अब वो कभी आयशा को माफ नहीं करेंगे और अब उनकी दूरियां कन्फर्म है। शरद, नहीं सुहाना, तुमने पूरे कॉलेज के सामने उसके कैरेक्टर पर उंगली उछाली है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अरे मुझे तो ये भी पता नहीं है कि अरमान अब गुस्से में आयशा के साथ क्या करेगा। तो इस बार सुहाना गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, आप उस आयशा के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हैं? मैं सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहती थी डैड, और इसके लिए मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। जरूरी नहीं जो तुम्हें सही लगे वो सही हो। शरद भी चिल्ला पड़े। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, अब तुम आयशा और अरमान के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होगी। जो कुछ करना है उसे मैं हैंडल करूंगा, बट तुम्हें कोई राइट नहीं है किसी लड़की की बेइज्जती करवाने को। शरद के गुस्से को देख सुहाना का खून खौल उठा। उसने अपने हाथ में पकड़ा ड्रिंक का ग्लास बेहद सनकपन से जमीन पर फेंक डाला और चीखते हुए बोली, यू नो वॉट, वो BTCH यही डिजर्व करती है जो उसके साथ हुआ।
एवं इससे भी बुरा। कहते ही सुहाना खोलते हुए उस कमरे से बाहर निकल गई तो वही शरद उसे गुस्से में जाते देखते रह गए। अंडस्को अंडस्को अंडस्को, सर सर। अचानक से जूलिया की आवाज सुन शरद होश में आए। उन्होंने गर्दन उठाकर देखा, तभी जूलिया ने कहा, सर आप एक बार अरमान सर से बट करिए, उनके कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग हैं, वो जरूर सुहाना बेबी के बारे में पता लगा लेंगे। जूलिया की इस बात को सुन शरद के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान ने दस्तक दे दी। तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी बात मैं अरमान को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं शायद भूल गया था कि अब उसके अंदर के सारे जज्बात मर गए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता उसे कि उसकी बहन इस वक्त किस हाल में होगी। शरद की आवाज में लाचारी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस बात की सजा मिल रही है उन्हें। वो हताश हो चुके थे। अंडस्को अंडस्को अंडस्को, यहाँ आयशा इस समय उस कमरे का अच्छे से मुआयना ले रही थी कि तभी उसने वहां रखा एक म्यूजिक सिस्टम देखा। उसे जैसे ही ऑन किया तो उसमें एक मोहब्बत भरा गाना चल उठा। ये देख आयशा के होंठ खिल गए और उसी पल उसकी नज़र वार्डरोब पर गई। आयशा को ना जाने क्या सूझा कि वो वार्डरोब के पास जाकर उसे खोलकर देखने लगी और तभी उसकी आंखें उन कपड़ों पर ठहर गई जो अरमान के थे। उन्हें देख आयशा को अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। उसके कपड़े तक एक अलग सा एहसास दिलाते थे उसे। उसने धीरे से अरमान का ब्लेजर निकाल लिया और फिर हौले से उसमें उठ रही अरमान के परफ्यूम और उसके बदन की मिली जुली खुशबू महसूस करने लगी। उसके होंठों पर एक मोहब्बत भरी मुस्कान आ गई। अरमान संग बिताए हर एक पल उसके जहन में चलने लगे, जिन्हें याद करते हुए वो सिहरती जा रही थी। और भला कल की उस रात को वो कैसे भूल सकती थी। आयशा को अपने बदन में गुदगुदी सी महसूस होने लगी कि तभी अचानक से उसकी नज़र सामने शीशे पर गई, जिसे देख वो हैरान रह गई क्योंकि उसके पीछे अरमान खड़ा था। उसे देख आयशा दंग रह गई और अचानक से मुड़ी तो गायब, वहां कोई नहीं था। आयशा ने अपने सिर पर हाथ मार दिया। शायद इश्क का खुमार अब सर चढ़कर बोलने लगा था। खुली आंखों से वो अरमान को देखने लगी थी और फिर पीछे बज रहे गाने के सुंदर बोल उसके होंठों पर दिलकशी ले आए। ऐसा लगा मुझे पहली दफा तन्हा मैं हो गई, यारा हूं परेशान सी मैं अब ये कहने के लिए। आयशा ने कुछ इस तरह से अरमान के ब्लेजर को अपने होंठों में थामा, माना अरमान उसके सामने खड़ा हो और वो दोनों इस वक्त एक पेशनेट कपल डांस कर रहे हों। तू जरूरी सा है मुझको, जिंदा रहने के लिए तू जरूरी सा है। लेकिन अचानक से वो ब्लेजर खुद अरमान में तब्दील हो गया। आयशा उसकी आंखों में देखती ही रह गई कि इतने में अरमान ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसे खुद के करीब खींच लिया। धड़के आंखों में दिल मेरा, जब करीब आऊं तेरे, देखूं मैं जब भी आईना, हाँ तू ही रूबरू रहे मेरे। अरमान बेहद इंटेंसिटी से आयशा को देखे जा रहा था, पर अगर कुछ अलग और नया सा था तो वो थी उसके होंठों की एक मुस्कान, जिसे शायद ही आयशा ने हकीकत में कभी देखा हो। कितना दिलनशी और बहका देने वाली थी उसकी मुस्कान। और अब आयशा का ये ख्वाब होगा कि किसी दिन वो हकीकत में उसके होंठों पर ये मुस्कान देख सके। इश्क की मौज में आजा बहने के लिए, तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। कि तभी अरमान ने अचानक से आयशा को घुमा दिया और वो गोल गोल घूमते हुए खिलखिलाने लगी। जब उसके कदम ठहरे तो अरमान ने धीरे से उसे जमीन की ओर झुका दिया और उसके होंठों के करीब अपने होंठ बढ़ा दिए। मांगू ना कोई आसमां, दो सितारों का जहां बन जा तू मेरा हमसफर, न मुझे चाहिए कोई मकान। लेकिन इस दफा, इससे पहले कि अरमान उसके होंठों को छू भी पाता कि तभी अचानक से आयशा ने खुद आगे बढ़कर अरमान के होंठों को चूम लिया। वो भ्रम और हकीकत का फर्क भूल चुकी थी और उसे बस ये लग रहा था कि इस पल को वो अरमान के साथ जी रही है। दिल ही काफी है तेरा, मेरे रहने के लिए तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। उसकी की गई इस किस के कारण अरमान के होंठों पर एक दफा फिर वही दिलकश मुस्कान आ गई। उसने धीरे से आयशा को दोबारा सीधे खड़ा किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने होंठ उसके करीब बढ़ाने लगा। आयशा के दिल ने रफ्तार पकड़ ली और उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होंठों पर मुस्कान थी, हाथों में अब भी अरमान का वो ब्लेजर था जिसे उसने अपने सीने से लगा रखा था। कि तभी अरमान के होंठों के स्पर्श का इंतजार करती हुई आयशा की अचानक से बाहें पीछे से ही किसी ने पकड़ी और एक झटके में उसे घुमाकर अपने सामने खड़ा कर दिया, जिसके साथ ही वो किसी शख्स के सीने से जा टकराई। यकायक हुई इस हरकत के कारण आयशा की एकदम से आंखें खुली और उसने जैसे ही नजरें उठाई तो सामने अरमान को खड़ा पाया। पर इसमें ताज्जुब वाली क्या बताती, अरमान को तो ना जाने कितनी देर से वो महसूस कर रही थी, लेकिन नहीं, ये सॉफ्ट और मुस्कान से भरा अरमान नहीं था जिसके ख्वाबों में वो कुछ लम्हों पहले तक खो गई थी, क्योंकि इस अरमान की नज़रों में तो वही ठंडापन और शख्सियत में सख्ती थी जो आयशा पहले दिन से देखती आई। आयशा ने अपना थूक निगल लिया जब उसने महसूस किया कि अब अरमान हकीकत में उसके सामने खड़ा है। पीछे बज रहे गाने के बोल अब भी वहां गूंज रहे थे, तो जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। अरमान ऊपर से नीचे तक उसे देखने लगा और तभी उसने धीरे से आयशा के सीने से लिपटा वो ब्लेजर अलग किया और जैसे जैसे उस ब्लेजर से आयशा की पकड़ ढीली होती जा रही थी वैसे वैसे आयशा के दिल के तार झंझनाते जा रहे थे। अरमान ने वो ब्लेजर अलग कर एक टक आयशा को देखते हुए जमीन पर फेंक दिया और फिर धीरे से उसने अपने अंगूठे और उंगली के बीच आयशा के होंठों को दबाया और उन्हें मसल दिया।
आयशा पूरी तरह से थरथरा गई। उसने कस के अपनी आंखें मींच ली कि तभी अरमान धीरे से उसके कानों के करीब आया और अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बहका देने वाली आवाज में कहा, आई एम हियर बेबी गर्ल। ये कहते ही अरमान ने उसके कानों के सेंसिटिव हिस्से को अपने दांतों तले दबा लिया और आयशा बुरी तरह से सिसक उठी। सज कंटिन्यूड, मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। और अभय का कहर। अरमान के होंठ आयशा के कानों पर हरकत कर रहे थे। कुछ वक्त पहले आयशा अरमान के ख्यालों में गुम थी, पर अब वो हकीकत में उसके सामने था। अरमान उससे हौले से अलग हुआ और उसने आयशा की झुकी पलकों को देखा। मेरे कपड़े लिए क्या कर रही थी तुम? अरमान के इस सवाल को सुन आयशा की बेख्याली टूटी। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और अरमान को हैरानी से देखने लगी। उसके दिमाग में बस यही सवाल कौंध रहे थे कि क्या अरमान ने सब कुछ देख लिया। कब से वो पागलों की तरह नाचे जा रही थी और उसे इस बात का होश तक नहीं है कि अरमान कब से वहां मौजूद है। वो दरअसल मैं आयशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तो इधर अरमान अब वहां से आगे बढ़ गया और अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए उसने जाकर म्यूजिक स्पीकर बंद किया और कहा, कल एग्जाम है, याद है ना? अरमान ने जब ये कहा तो आयशा ने सुकून भरी सांस ली कि आखिरकार उसके अकेले थिरकने वाला मुद्दा खत्म हुआ। हाँ, याद है, मैं तो बस पढ़ ही रही थी। तो यहाँ अरमान खामोशी से उसके शब्दों को सुने जा रहा था। इस दौरान उसने अपनी शर्ट के कुछ बटन खोले और बाजुओं को कोहनी तक समेट दिया। भूख लगी होगी ना? फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ बनाता हूँ। आयशा ने पहले तो गर्दन हिला दी, लेकिन तभी उसे अचानक से होश आया कि अरमान ने अभी अभी क्या कहा। क्या आप बनाएंगे? आयशा हैरानी के मारे अचानक से चिल्ला पड़ी। उसके चिल्लाने पर अरमान धीरे से मुड़ा और फिर उसे देख बोला, मैं बनाऊंगा, आप जाओ और फ्रेश हो जाकर। लेकिन आप कैसे खाना बनाएंगे? मेरा मतलब है आपको तो आता ही नहीं होगा ना? आयशा ऐसे हैरान हो रही थी मानो उसे कोई खजाने की सच्चाई पता चल गई हो। अरमान कुछ पलों तक तो खामोश खड़ा रहा, पर फिर उसने कहा, मैंने कहा जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। ओके, नाउ डोंट मेक मी रिपीट माई वर्ड्स। उसके ठंडे लहजे को देख आयशा का मुंह बंद रह गया और वो धीरे से बुदबुदाई, ऑलवेज इंटिमिडेटिंग। हाँ ना। वो तुरंत वॉशरूम में भाग गई और अरमान उसे जाते देखता रहा। कुछ समय बाद आयशा फ्रेश होकर नीचे आई। ये कोटेज ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद काफी एस्थेटिक था। तभी आयशा की नजर किचन पर गई, जहां मौजूद अरमान को देख उसकी आंखें फटी रह गई। वो इस वक्त शर्टलेस था, नीचे केवल काले रंग की जीन्स पहनी थी और वो किचन में संजीदगी से व्यस्त था। आयशा की नजरें नहीं हट रही थी उससे। वो अरमान को देखते ही रह गई। भला कोई खाना बनाते हुए भी इतना लाजवाब कैसे लग सकता है? यही सवाल आयशा के दिल में आया और उसी पल अरमान ने बिना उसे देखे कहा, बिस्तर पर आराम से मेरा चेहरा देखना, फिलहाल यहाँ आ जाओ। अरमान की इस बात पर आयशा झेप गई और फिर किचन काउंटर के सामने लगी चेयर पर बैठ गई। क्या मैं आपकी कुछ हेल्प करवाऊं? उसने सवाल किया। पर अरमान ओवन में एक बाउल रखते हुए बोला, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता आयशा? अरमान की इस बात पर आयशा चौंक गई। आपको कैसे पता? अरमान मुड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए प्लेटफॉर्म पर हाथ रख बोला, मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ। अरमान ने ये बात बेहद गहराई और संजीदगी से कही। लेकिन कैसे? आयशा ने धीरे से सवाल किया। तो वही अरमान इसी कदर उसकी आंखों में देखता रहा और फिर उसके होंठों के कोने मुड़ गए। उसने कोई जवाब ना दिया और पलटकर ओवन से एक डिश निकाल लाया। उसे एक प्लेट में सर्व कर वो आयशा के सामने लाया और उस प्लेट को आगे बढ़ाकर बोला, ईट। आयशा ने पहले अरमान को देखा और फिर उस प्लेट को। उसमें उसकी फेवरेट डिश स्पैगेटी पास्ता थी। उसे देख आयशा की आंखों में चमक आ गई। उसने गपक कर वो प्लेट अरमान के होंठों से ली। आपको पता है, ये मेरी फेवरेट डिश है। आयशा की नजरें पास्ता से हटने का नाम नहीं ले रही थी। जानता हूँ। अरमान की आयशा से नजरें हटने का नाम नहीं ले रही थी। और यहाँ आयशा अपनी फेवरेट डिश के आगे सब कुछ भूल चुकी थी। उसने तुरंत एक स्पून उठाए और नूडल्स लेकर उन्हें फौरन खा गई। और वाह, जो स्वाद आया उसे, उसके तो कहने ही क्या। आयशा ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और उस टेस्ट को महसूस करने लगी। वाओ, ये तो बिल्कुल मम्मा की तरह आपने टेस्टी बनाई है। एकदम यम्मी। आयशा की जीभ चटकारे मारे जा रही थी कि तभी उसे अचानक से कुछ याद आया। उसने नजर उठाकर अपने ठीक सामने खड़े अरमान को देखा और वो अचानक से मुंह चलाते हुए रुक गई, बिना इस बात पर गौर किए कि एक नूडल अभी भी उसके मुंह से लटक रही है। उसने इशारे ही इशारे में अरमान को खाने की प्लेट बढ़ाकर उसे खाने का इशारा किया तो अरमान कुछ लम्हों तक उसे खामोशी से देखता रहा। और फिर वो सीधा खड़ा हुआ और उसने आयशा की कमर को पीछे से ले जाकर पकड़ा और अपने होंठ उसकी उस लटक रही नूडल पर फंसा दिए, जिसे अपनी जबान के अंदर लेते हुए उसके होंठ सीधे आयशा के होंठों से जा मिले। आयशा के हाथ हवा में रुके रह गए और आंखें खुली की खुली रह गईं। यहाँ अरमान ने खाना भी खा लिया और मुंह भी मीठा कर लिया। वो उससे दूर हुआ और धीरे से बस एक लफ्ज बोला, टेस्टी। ये कहते ही उसने आयशा के होंठों के किनारे लगी सॉस को अपने अंगूठे से साफ किया कि तभी उसका फोन बज पड़ा। उसने अपना फोन निकाला और देखा कि ये एक इम्पोर्टेंट कॉल है। ये देख उसने आयशा से कहा, फिनिश करो जल्दी।
कहकर वो आगे बढ़ गया तो वही आयशा अब भी आंख फाड़े बैठी थी। अब भला उससे कहाँ कुछ खाया जाएगा। उसने एक गहरी सांस खींची और फिर दोबारा अपनी स्पैगेटी खाने लगी। दूसरी तरफ अरमान वहां से आगे आया और उसने फोन रिसीव कर कहा, हम अरमान, सुहाना तुझसे बात करना चाहती है। ये आवाज शौर्य की थी। अरमान, मैंने उसे किसी प्राइवेट आइलैंड पर ट्रिप के लिए नहीं भेजा है जो वो जब चाहे तब मुझसे बात करने लगे। उसने जो किया है उस गलती का एहसास उसे होना चाहिए। और अपनी बहन को अच्छी तरह से जानता हूँ, इतनी आसानी से वो नहीं मानने वाली। आखिर खून तो उसमें भी वही है जो मेरे अंदर है। शौर्य, जानता हूँ, लेकिन सुहाना सच में बहुत सीरियस है। लुक अरमान, मैं जानता हूँ तू नाराज होगा, बट एक बार खुद सोच, अगर जो गलती सुहाना से हुई वही आयशा से हुई होती तो क्या उसके साथ भी तू। अरमान लगभग चिल्ला उठा। पहली बात, सुहाना और आयशा में आग और पानी का फर्क है। और अगर किसी भी कंडीशन में आयशा से ये गलती हुई भी होती तो उसे भी वही सजा मिलती जो आज सुहाना भुगत रही है। मेरे लिए मेरी बहन भी उतनी ही जरूरी है, पर उसने जो गलती की उसे मैं माफ नहीं कर सकता, फिर चाहे वो खुद को पूरी तरह से ही क्यों ना बदल ले। अरमान के गुस्से को देख शौर्य खामोश रह गया। एंड यू नो व्हाट, जो सुहाना ने किया है वो गलती नहीं, गुनाह है जिसके लिए मैं उसकी जान तक लेना चाहता हूँ, लेकिन बस एक रिश्ते ने मुझे बांध रखा है। पर अब मेरा वादा है कि दोबारा उसने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही अरमान ने फोन काट दिया। वहां शौर्य उसका क्रोध देख हिल गया था तो यहाँ अरमान के दिल की आग एक दफा फिर भड़क गई थी। मान, अचानक से ये मधुर आवाज अरमान की गर्मी को हवा दे गई। वो मुड़ा तो उसने अपने सामने खड़ी आयशा को देखा जो उसे ही अपनी झिझकती नजरों से देख रही थी। तो वही उसकी जबान से कहा गया वो एक अल्फाज मान घायल कर गया था अरमान को। वो पल दर पल अरमान को पागल किए जा रही थी। आपने कुछ नहीं खाया, आयशा ने धीरे से कहा। यहाँ अरमान का दिमाग सुहाना की वजह से खराब हो चुका था। तुम रूम में जाओ, और अब पढ़ना नहीं है, सुबह फ्रेश माइंड में एग्जाम देना, जाकर सो जाओ, अरमान ने कहा। पर आयशा अब भी एक जगह खड़ी थी। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? अरमान की आवाज थोड़ी सख्त हो गई। तो यहाँ आयशा धीरे से उसके करीब आई और फिर उसके होंठों की तरफ उंगली पॉइंट करने लगी। क्या? अरमान ने सवाल किया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आयशा कर क्या रही है। यहाँ आयशा ने फिर से कहा, वो आपके होंठों के किनारे। क्या है मेरे होंठों के किनारे? अरमान ने पूछा। इस बार आयशा कुछ लम्हों तक उसे देखती रही और तभी न जाने उसे क्या सूझी कि अगले ही पल उसने अपने पंजे उचकाए। वो अरमान के कंधों का सहारा लेकर खड़ी हो गई और एक झटके में उसने अरमान के होंठों को चूम लिया। इस बहाने की उसके होंठों के किनारे सॉस लगा है। आयशा तुरंत उसे चूमकर उससे दूर हो गई और अब उसकी सांसें इस गति के साथ बढ़ गईं जिन्हें बयां तक नहीं किया जा सकता। उसे खुद पता नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब उसे घबराहट होने लगी थी। वो इस सवाल में उलझ गई कि ऐसी कौन सी मति घूमी थी उसकी जो उसने ये हरकत कर डाली। अरमान अब भी बिना किसी गर्मी सर्दी के उसे देखे जा रहा था और आयशा ने जब उसे कनखियों से देखा तो वो और अधिक नर्वस हो गई। और फिर उसने धीरे से अपनी मासूम और दिल पिघला देने वाली आवाज में कहा, आपको बुरा लगा? अब भला उसके इस नन्हे से सवाल पर किसे मोहब्बत ना आए। तारीफ अरमान की थी जो उसने अब तक खुद को रोक रखा था, ये जानते हुए भी कि आयशा सिर्फ उसकी है। बताइए, आपको बुरा लगा? आयशा ने फिर सवाल किया। हाँ, अरमान ने छूटते ही कहा। आयशा का मुंह लटक गया। उसने नजरें झुकाते हुए रूंधी आवाज में कहा, अब से ऐसा नहीं करूंगी। अब जाओ रूम में, अरमान ने ठंडा सा जवाब दिया। और आयशा का अब और अधिक दिल बैठ गया। अब उसे खुद की हुई हरकत पर शर्म आ रही थी, पर वो अनजान थी इस बात से कि अरमान के सीने में जो आग लगाई थी उसने उसे काबू करना नामुमकिन हो गया था। उसने कैसे खुद को रोका ये सिर्फ वही जानता था। आयशा वहां से अपना उदास चेहरा लेकर जाने लगी कि तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, स्टॉप। आयशा के कदम रुक गए। यहाँ अरमान अपने पैंट की जेब में हाथ डालकर बोला, अपना डिनर मैं कल करूंगा, इसलिए तैयार रहना। आयशा का मटर जैसा छोटा दिमाग फिर से उलझ गया। लेकिन डिनर के लिए मैं क्यों तैयार रहूं? उसने सवाल किया। और ये सुन अरमान धीरे से उसके करीब आया और आयशा की गर्दन से नीचे तक उंगली सरकाते हुए बोला, क्योंकि कल मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। और ये सुनते ही आयशा का पूरा तन बदन झंझना गया। अंडस्को। अगली सुबह सवेरा हो चुका था, पर कोई तो ऐसा था जिसकी जिंदगी अंधेरों से घिर चुकी थी। माया, जिसने पूरी रात सिसक से सिक कर बिता दी थी, उसे खुद पता नहीं चला कि आखिर किस घड़ी उसकी आंख लगी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अचानक से वो चीखते हुए उठ बैठी। पसीने से लथपथ चेहरे के साथ आंखें फटी थी। उसने तुरंत पूरे कमरे में नजरें घुमाई तो वहां कोई नहीं था और रोशनी का तो नामो निशान नहीं था। एक एक कर उसके दिमाग में कल रात का हर मंजर गूंज गया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े लहंगे, चोली और घुंघरुओं पर गई। उन्हें देख माया की आंखें भर आई, लेकिन वो ये भी जानती थी कि इस नफरत का सामना तो किसी दिन उसे करना ही था, लेकिन ये सब इतना भयानक होगा इस बात की उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसने एक नज़र खुद के बदन पर डाली जिस पर केवल एक शर्ट थी। माया बेहद असहज थी इस एकमात्र कपड़े में।
उसने तुरंत वो लहंगा अपने हाथों में उठा लिया और कुछ ही समय में उस लाल रंग के लहंगे चोली से अपने पूरे बदन को ढक दिया कि तभी उसके कानों में बाहर से किसी हलचल की आवाज पड़ी। ये सुन वो तुरंत दरवाजा खोल बाहर भागी और जैसे ही गलियारे में आई तो सामने का नजारा देख उसके होश उड़ गए। नीचे जमीन पर बदहावी से पड़ा था रघु, जिसे इस हाल में देख उसके कलेजे के कई टुकड़े हो गए। नहीं, वो चिल्लाई और पागलों की तरह नीचे की ओर भाग दी। इस दौरान उसका दुपट्टा सीढ़ियों पर गिर गया, पर माया को इस बात का जरा भी होश नहीं था। वो यूं ही दौड़ी चली आई और सीधे रघु के पास घुटनों के बल आ गिरी। सामने खड़े कुछ आदमी जो लगातार रघु को मार रहे थे, उनके हाथ अचानक से माया के आने की वजह से रुक गए। माया ने तुरंत रघु को अपने आंचल में समेट लिया और गिड़गिड़ा उठी, मत मारो इसे प्लीज। माया को देख रघु के होंठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा माया। माया बिलक उठी, तुम यहाँ क्यों आए? क्यों? रघु दर्द भरी आवाज में बोला, तुम्हें अकेले तकलीफ में कैसे छोड़ देता? रघु की इस रूहानियत को देख माया छलनी हो गई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, कहते हुए माया आंख बंद कर रो पड़ी कि तभी अचानक से रघु को उससे दूर खींच दिया गया और उसे मारते हुए एक आदमी बोला, साला बहुत हीरो बन रहा था, अभी निकालता हूँ इसकी हीरोगिरी। ये कहते ही वो सब रघु पर लाते ही लाते बरसाने लगे और यहाँ माया तुरंत उसे बचाने के लिए भागी, पर इतने में ही बाकी आदमियों ने उसे पकड़ लिया और फिर खींचकर वहां से दूर ले जाकर एक झटके में उसे किसी के पैरों में फेंक दिया। माया कुछ पलों तक खामोश रह गई, पर फिर उसने अपनी नजरें उठाकर देखा तो सामने अभय खड़ा था। सफेद रंग का कुर्ता पहने, जिसकी बाजुएं हमेशा की तरह कोहनी तक सिमट रखी थी, जिनके द्वारा उसके हाथों की नसें उभरकर दिख रही थी। अभय को देख माया तुरंत उठ खड़ी हुई और उसकी बाजू पकड़ फुफकते हुए बोली, ठाकुर साहब, रघु बेकसूर है, उसे कुछ मत कीजिए, आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए। लेकिन पर इससे पहले कि माया के लफ्ज पूरे होते कि तभी अचानक से अभय ने एक गन सीधे उसके कानों के पीछे शूट की, जिसकी तेज आवाज सुन माया दहल उठी। उसने कसके अपनी आंखें और कान बंद कर लिए। कुछ पलों की खामोशी के बाद माया ने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो पलटकर देख सके कि आखिर गोली लगी किसे। और यहाँ अभय धीरे से उसके करीब आया और उसकी चिन पर अपनी बंदूक की नोक टिकाते हुए बोला, शश शिश। ये कहते ही अभय ने बेरहमी से माया के बालों को पकड़ा और उसे खींचकर खुद के सीने से चिपका लिया। माया का नर्म जिस्म अभय के फौलादी बदन से टकराया और उसी पल अभय बेहद भयानक लहजे में बोला, अपने आशिक को दर्द में देख तकलीफ हो रही है, पर अभी तो बस शुरुआत है माया। और इसी के साथ अभय ने वो बंदूक की नोक सीधा माया के लहंगे और चोली से झांक रहे नग्न पेट पर दबा दी। कंटिन्यूड। ये होंठ भी लत लगा गए। कुछ देर पहले माया माया चिल्लाते हुए रघु अभय के आलिशान विला में घुसे जा रहा था कि तभी गार्ड्स ने उसे रोक लिया। कहाँ घुसा जा रहा है? एक गार्ड चिल्लाया, लेकिन रघु गुस्से में आगे बढ़े जा रहा था कि तभी आगे से आदमी और आए और रघु को घूरने लगे। रघु ने क्रोध से भरी आवाज में कहा, मेरे सामने से हट जाओ वरना एक एक की जान ले लूंगा। अच्छा, तो तू अब हमें गर्मी दिखाएगा? वो आदमी गर्राते हुए बोला। गर्मी नहीं है ये, बल्कि आग है, जिसे अगर तुम सबने छूने की कोशिश की तो जलाकर राख कर दूंगा। ये कहते ही रघु एक दफा फिर विला के अंदर घुसने लगा। माया माया चिल्लाते हुए रघु अंदर चले जा रहा था, लेकिन तभी दो आदमियों ने उसके हाथ पकड़ लिए। तुझे सुनाई नहीं दिया हमने क्या कहा? यहाँ कोई माया नहीं है, और अगर होगी भी तो उसे तू नहीं ले जा पाएगा। उस आदमी ने जैसे ही ये कहा तो रघु ने खींचकर उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। वो आदमी हैरान भी रह गया और उसका खून खौल उठा रघु की इस हरकत पर। साले मुझे मारेगा, ये कहते ही उस आदमी ने भी पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन रघु उन सब पर भारी पड़ रहा था। उसने सभी को बहुत मारा, लेकिन तभी एक बार पीछे से हुआ जिससे वो संभल ना पाया और सर पकड़कर जमीन पर जा गिरा। साला खुद को बहुत शाड़ा समझ रहा था, शायद भूल गया था कि उसने ठाकुर की जमीन पर कदम रखा और वो भी बिना उनकी इजाजत के। अब तो यहाँ से इसकी अर्थी ही जाएगी। कहते ही वो आदमी घसीटकर रघु को अंदर लाए और बुरी तरह से सीधे बीचों बीच फेंक दिया। रघु दर्द में कराह रहा था। उसने उठने की जरूरत की तो उन आदमियों ने उसे बुरी तरह से मारा, जिससे वो खून से लथपथ हो गया। और उसी पल वहां माया का आना हुआ, जो अपने सामने पड़े रघु को इस हाल में देख स्तब्ध रह गई। प्रेजेंट टाइम माया अब भी खौफ से सराबोर खड़ी थी। उसकी आंख बंद थी और कानों को उसने हाथ से ढक रखा था, क्योंकि नहीं बची थी उसमें हिम्मत पलटकर देखने की कि आखिर अभय की बंदूक से निकली गोली ने किसके जिस्म को छलनी किया है। और यहाँ अभय धीरे से उसके करीब आया और उसकी चिन पर अपनी बंदूक की नोक टिकाते हुए बेरहमी से माया के बालों को पकड़ा और उसे खींचकर खुद के सीने से चिपका लिया। माया का नर्म जिस्म अभय के फौलादी बदन से टकराया और उसी पल अभय बेहद भयानक लहजे में बोला, अपने आशिक को दर्द में देख तकलीफ हो रही है, पर अभी तो बस शुरुआत है माया। और इसी के साथ अभय ने वो बंदूक की नोक सीधा माया के लहंगे और चोली से झांक रहे नग्न पेट पर दबा दी। माया डरी नजरों के साथ उसे देखने लगी, तो वही अभय ने उस गन का दबाव उसके पेट पर बढ़ाते हुए कहा, अपने आशिक को देखना नहीं चाहोगी? जिंदा भी है या मर गया?
ये कहते ही अभय ने एक झटके में पलटकर माया को खड़ा किया और अपना एक हाथ आगे ले जाकर उसके कोरे पेट पर धंसा दिया और उसकी पीठ को बेरहमी से खुद के सीने से चिपकाते हुए अपनी दूसरी बाहें आगे ले जाकर माया की गर्दन में फंसा दी और उस हाथ में पकड़ी गन से अपना सिर सहलाते हुए उसने कहा, आंखें खोलो माया, देखो अपनी बर्बादी का मंजर। माया ने डरते हुए अपनी आंखें खोली। उसका दिल दर्द से भर उठा था, लेकिन जब उसने देखा कि रघु अब भी उसी हालत में जमीन पर पड़ा है और उसे कोई गोली नहीं लगी तो अब जाकर जरा तसल्ली महसूस हुई उसे। और यहाँ अभय ने माया को बेहद मजबूती से खुद के सख्त शरीर से चिपका लिया। वहाँ कम से कम 15-16 आदमी खड़े होंगे जो अभय के लिए काम करते थे। हालांकि नजरें सबकी झुकी थी, पर बावजूद इसके उनकी मौजूदगी के कारण माया की नजरें शर्म से झुक गई जब उसने अभय की उंगलियों को अपने पेट पर धंसते हुए पाया कि तभी अभय ने पीछे से ही उसके मुलायम कंधे पर अपनी ठुड्डी रख हाथों को लगातार उसके पेट पर मसलकर और अपनी गर्म सांसें उसकी छोड़ते हुए अभय धीरे से उसके कान के नाजुक हिस्से को चूमते हुए बोला, वकई इसे भी पागल बना दिया तुमने तो, कितनी रातें गुजारी हैं इसके साथ। माया घृणा से भर उठी उसका सवाल सुन और उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और फफक कर रो पड़ी। तो इधर रघु के कानों में जैसे ही अभय के वो शब्द पड़े वो क्रोध में चीख उठा, जबान संभाल कर बात कर अभय ठाकुर, वो बिकाऊ नहीं है। उसकी इस बात को सुनते ही अभय की हंसी छूट गई और उसकी हंसी सुन माया दहशत के मारे भर उठी। इधर अभय ने अपना एक हाथ मजबूती से माया के पेट पर चलाते हुए कहा, ये बिकाऊ नहीं बल्कि बेवफा है। ये ऐसी तवायफ है जिसने अभय ठाकुर की रातों का सुकून छीन लिया। ये वो है जिसने मेरी जिंदगी को रंगों से भरकर खुद उसमें अंधेरा कर चली गई। और क्या तारीफ करूं मैं इस जालिम की जो एक इंसान को हैवान बना गई। अभय की आवाज के भीतर छिपी नफरत और दर्द सिर्फ माया महसूस कर सकती थी, और हकीकत तो ये थी कि उसके पास अपनी सफाई में कुछ बोलने के लिए एक लफ्ज तक नहीं था। और यहाँ अभय ने अपनी नाक से उसकी गर्दन को टटोलते हुए कहा, क्यों, सही कहा ना। ये कहते ही अभय ने अचानक से माया को एक दफा फिर पलटकर खड़ा किया और अब उन दोनों के होंठ लगभग एक दूसरे को छूने की कगार पर थे। माया की नाक अभय की नाक से टकरा रही थी। उसकी नजरों में अश्क थे, पर वो एक टक अभय को देखे जा रही थी। तो यहाँ अभय ने उसके होंठों पर अपनी गन की नोक चलाते हुए कहा, ये होंठ भी लत लगा गए साला, जब से इन्हें छुआ किसी और के लिबों का स्वाद रास न आया। अभय का इतना कहना भर था कि तभी उसके बरबस ही माया के होंठों को अपने करीब खींचा और माया कांप गई उसकी इस हरकत पर कि इतने लोगों के बीच अभय उसकी आबरू उछालेगा। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और सिसक उठी। लेकिन जब उसने महसूस किया कि काफी वक्त हो गया पर अभय के होंठों का स्पर्श अभी तक उसके होंठों पर ना हुआ, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि अभय के होंठ अब भी उसके होंठों से जुदा थे। यहाँ अभय ने हौले से उसके होंठों पर अपना अंगूठा चलाते हुए कहा, मैं जूठन अपने मुंह नहीं लगाता। ये कहते ही अभय ने अचानक से एक झटके में माया को खुद से दूर झटक दिया, जिससे वो घूमते हुए उससे दूर हो गई और उसके कदम बुरी तरह से लड़खड़ा गए। पर इससे पहले कि माया जमीन पर जा गिरती कि तभी अचानक से वो किसी शख्स के सीने से जा टकराई, और इससे पहले कि उसके कदम मुड़ते और वो फिसलती कि तभी अचानक से उस शख्स ने उसकी बाजू पकड़ ली। और यहाँ माया के हाथ भी उस शख्स के सीने पर उसकी शर्ट में जा फंसे और वो गिरते गिरते बची। कुछ पलों तक वहाँ खामोशी ने अपना पहरा जमा दिया। यहाँ माया अब भी उस शख्स की बाहों में झूली हुई खड़ी थी और फिर उसने धीरे से अपनी गर्दन उठाई, जिसके साथ ही उसकी नजरें सीधा उस शख्स के चेहरे पर जा टिकी। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अरमान था। कंटिन्यूड। सरसट रोमांस और वल्गैरिटी। माया इस वक्त अरमान की बाहों में आ गिरी थी। अरमान ने उसकी बाजुओं को पकड़कर उसे संभाल लिया और उसकी डर और खौफ से भरी नजरें अरमान की नजरों से जा मिली। और हद तब हो गई जब अरमान तक की नजरें माया से ना हटी। ऐसा लग रहा था कि कुदरत का कोई करिश्मा देख लिया हो उसने। माया की आंखें, नाक, होंठ, उसके चेहरे की एक एक बनावट वो गहराई से देखे जा रहा था। और कुछ पलों बाद अरमान ने माया की बाजों को पकड़ उसे संभाला और यहाँ माया अरमान का सहारा लेकर ठीक से खड़ी हो गई, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी पलटकर अभय से नजरें मिलाने की। वो अब भी अरमान के सीने के आगे अपना सिर झुकाए खड़ी थी। तो यहाँ अरमान ने एक नज़र अभय पर डाली और उसे देखते ही उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान आ गई। और फिर उसने जमीन पर दर्द में कराह रहे रघु को देखा। अरमान मानो पल भर में समझ गया कि यहाँ हुआ क्या है, कि तभी उसने मुस्कुराते हुए माया को देखा और फिर अभय से कहा, लगता है नफरत हद पार कर गई है ठाकुर। अरमान की इस बात पर अभय मुस्कुराया। उसने अपनी गर्दन हिलाई और फिर धीरे से अपने कदम उसके करीब बढ़ाते हुए बोला, मेरी नफरत की तो कोई हद ही नहीं है अरमान। और इसी के साथ अभय ठीक उन दोनों के सामने आ खड़ा हुआ। मंजर कुछ ऐसा था कि अरमान के सीने की ओर गर्दन झुकाए माया सिसक रही थी और उसके ठीक पीछे अभय था। माया अभय और अरमान के बीच आ खड़ी हुई। अरमान ने माया के आंसुओं से भीग चुके चेहरे को देख बेहद गंभीर और ठंडी आवाज में कहा, मगर इस चेहरे को तकलीफ में देख एक टीस उठ रही है दिल में। अरमान का कहना भर था कि तभी माया ने एक झटके में अपनी गर्दन उठाई और सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। अरमान की नजरें भी ठीक उसी पर टिकी थी। तो यहाँ उसके पीछे खड़े अभय ने अपनी गर्दन आगे बढ़ाई और उसके कानों के करीब जाकर धीरे से मगर डरा देने वाली आवाज में कहा, क्या देख रही हूँ माया,
अरमान मलिक को भी अपने बिस्तर तक लाना चाहती हो? अभय के इन शब्दों को सुनते ही माया का दिल कांप उठा। उसने एक झटके में अपना चेहरा पीछे घुमाया तो उसका छोटा सा चेहरा अभय के सीने से जा टकराया, जिस कारण उसके कदम डगमगा गए। पर उसे गिरने से पहले अभय ने उसकी कमर में अपना हाथ थामकर उसे संभाल लिया और एक झटके में उसे खुद के करीब खींच लिया। अभय के हाथ मजबूती से माया के बदन पे कसे थे कि तभी अचानक से अभय ने माया की गर्दन के किसी हिस्से पर इस तरह पिंच किया कि अगले ही पल माया के शरीर में मानो कोई जान ही ना रही। उसकी आंखें बंद हो गईं और वो सीधा बेहोश होकर उसकी बाहों में आ गिरी। अभय ने एक नज़र अपनी बाहों में झूली बेहोश माया को देखा और फिर अरमान को। एक दफा फिर अरमान और अभय एक दूसरे के सामने थे, यानी फिर से कोई तबाही होनी थी। अंडरस्कोर आयशा इस समय पेन घिसा घिस लगी थी। पूरी क्लास में शांति थी और हर एक स्टूडेंट अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में बिजी था। सामने एक प्रोफेसर थे जिनकी न्यू ज्वाइनिंग थी और मिजाज के काफी सख्त थे। इधर आयशा का पेन अचानक से चलते चलते रुक गया। टाइम वैसे भी कम बचा था और उसके काफी क्वेश्चन सॉल्व करने को बाकी थे। उस बंद पड़ चुके पेन को उसने एक दो बार झटकाया, लेकिन तभी अचानक से वो पेन किसी और की सीट पर जा गिरा। और इस दौरान उस प्रोफेसर की भी नज़र आयशा पर चली गई, जिसे लगा कि आयशा ने वो पेन जानबूझकर दूसरी सीट पर फेंका है, शायद चीटिंग करने के लिए। ये देख वो प्रोफेसर गुस्से उठ खड़ा हुआ और सीधा आयशा के पास आकर खड़ा हुआ और उसकी कलाई बेरहमी से पकड़ चिल्लाया, क्या कर रही थी तुम? आयशा को अपनी कलाई पर दर्द महसूस हुआ। पहले तो अचानक से वो डर गई, लेकिन फिर धीरे से खड़ी होकर बोली, सर वो मेरा पेन एक अचली चल। सब जानता हूँ तुम लोगों की आदत, घर से पढ़ के आते नहीं हो, कॉलेज में सिर्फ मटर गश्ती करनी होती है और जब पेपर आते हैं तो चीटिंग से गुजारा करते हो। वो प्रोफेसर बेहद गुस्से में आ गया। आयशा, सर मैं चीटिंग नहीं कर रही थी, मेरा पेन चलना बंद हो गया था तो मैं बस उसकी इंक हिला रही थी, इस वजह से वो पेन हाथ से छूटकर। प्रोफेसर, बस जबान लड़ाना बंद करो समझी। आयशा, सर मैं जबान नहीं लड़ा रही, प्लीज मुझे मेरा पेन दे दीजिए, टाइम ऑलरेडी ओवर होने वाला है। प्रोफेसर, वो पेन तुम्हें नहीं मिलेगा, जो कुछ करना है यही करो, और ये तुम्हारी आगे के लिए सीख होगी कि जब भी एग्जाम देने जाना है तो एक्स्ट्रा पेन लेके जाना है। आयशा, सर आप मेरी बात समझने की कोशिश। चुप, एकदम चुप। प्रोफेसर बेहद तैश में आ गया और उसने आव देखा ना ताव और आयशा के बेंच पर रखा दूसरा पेन उठाकर भी तोड़ दिया। ये देख आयशा की आंखें फटी रह गई। सर आपने आपने मेरा पेन अब करके दिखाओ बहस, और अगर अब भी जबान लड़ाई तो सीधे रिस्टीगेट करवाऊंगा। आज के बाद तुम लाइफ में चीटिंग करना भूल जाओगी। ये कहते ही वो प्रोफेसर वहां से आगे बढ़ गया और यहाँ आयशा आवाक रह गई कि भला अचानक ये हुआ तो हुआ क्या। सर प्लीज मेरी बता समझिए, मैं चीटिंग नहीं कर रही थी। आयशा के आंसू निकल गए, लेकिन प्रोफेसर ने उसकी एक ना सुनी। सीसीटीवी कैमरा लगा है यहाँ, अगर और ज्यादा देर खड़ी मुझसे बहस करती रही तो तुम्हारे लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। कहते हुए वो अपनी चेयर पर जा बैठा और यहाँ आयशा धम्म से अपनी सीट पर जा बैठी और अपना सर पकड़कर रो पड़ी। उसने एग्जाम पेपर को देखा और फिर टाइम को। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं। इन्हीं कश्मकश में बेल बच गई और आयशा कुछ ना कर सकी। उसका पूरा पेपर छूट गया और वो रोती रह गई। एक एक करके सभी स्टूडेंट्स क्लास से बाहर जाने लगे, लेकिन आयशा किसी मूर्ति की तरह वहीं बैठी रह गई। और वहीं वो प्रोफेसर पेपर्स कलेक्ट कर वहां से उठ खड़ा हुआ और जाने से पहले उसने आयशा से कहा, अगली बार ध्यान रहे कि ना तो टीचर से बहस करनी है और ना ही चीटिंग। ये कहते ही वो चला गया और आयशा स्थिर रह गई कि तभी कुछ ही समय में वहां लगभग भागते हुए प्राची आए, जिसके कानों में खबर पहुंच गई थी कि आज हुआ क्या। वो आयशा के पास आकर बैठी और बोली, तेरा एग्जाम छूट गया? आयशा कुछ ना बोली और नजरें झुकाए बैठी रही। कल अरमान ने उसके सभी कॉन्सेप्ट्स को इतने बारीकी से क्लियर किया था कि अगर आज ये तमाशा ना हुआ होता तो आज के पेपर में वो टॉप करती, लेकिन अब तो फेल होने की नौबत आ गई थी। आयशा प्राची की बात का जवाब दिए बिना वहां से उठ खड़ी हुई और अपना बैग लेकर बाहर चली गई। आयशा, आयशा, प्राची पीछे से आवाज लगाती रह गई, लेकिन आयशा ने उसकी एक ना सुनी। बाहर अरमान के द्वारा भेजा गया ड्राइवर पहले से ही आयशा का इंतजार कर रहा था। आयशा ने ये देखकर सुकून की सांस ली कि वहां अरमान नहीं है, वरना अगर वो उसे इस हाल में देखता तो पता नहीं क्या होता। और अब आयशा अपनी वजह से फिर से कोई तमाशा नहीं देखना चाहती थी कॉलेज में। अंडस्को कॉलेज से आते आते आयशा को शाम के 6 बज गए थे। गाड़ी सीधा कॉटेज के बाहर खड़ी हुई और आयशा तुरंत कार से उतरकर अंदर कमरे में आ पहुंची। अंदर आते ही वो बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रो पड़ी। बात सिर्फ एक एग्जाम की नहीं थी, लेकिन पूरी क्लास के सामने उसे ह्यूमिलिएट किया गया था, वो भी तब जब उसकी कोई गलती तक नहीं थी। ना जाने कितनी देर तक वो सिसकती रही, लेकिन तभी अचानक से उसने महसूस किया कि कोई आ रहा है और आयशा को तुरंत एहसास हुआ कि ये और कोई नहीं बल्कि अरमान है। पर इस वक्त उसकी हालत बहुत बेकार थी। आंखें सूज चुकी थी और अगर उसका ये रूप अरमान के सामने आ गया तो कयामत हो जाएगी। आयशा घबरा गई और तुरंत वहां से उठकर वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम का गेट तो उसने बंद कर दिया, लेकिन जल्दबाजी में उसे लॉक करना भूल गई।
उसने टैप खोल दी जिससे पानी निकलने लगा ताकि अरमान को लगे कि वो फ्रेश हो रही है। आयशा गहरी गहरी सांसें लेने लगी और खुद को शांत करने की मशक्कत में लग गई। उसने आईने में जाकर अपना चेहरा देखा और फिर अपनी सूजी हुई आंखों को देख वो परेशान हो गई। आंसू तो छिपा लेगी पर इन रो रोकर लाल पड़ चुकी निगाहों को कैसे छिपाएगी। बाहर अरमान जो अभी कमरे में आया था उसने एक नज़र बाथरूम की ओर देखा और फिर कुछ सोचते हुए धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। यहाँ आयशा जो इस समय दीवार की ओर चेहरा किए खड़ी थी, वो गहरी सांसें ले रही थी ताकि किसी तरह से उसके आंसू थम जाए। सामने टैप से निकलता पानी जमीन पर गिरे जा रहा था, लेकिन आयशा को इन सब का जरा भी होश नहीं था कि तभी अचानक से उसे किसी के हाथ आगे अपनी कमर पर महसूस हुए। आयशा का दिल धक्कर रह गया और आंखें हैरत में भर गई। उसे ये सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि ये किसका स्पर्श है। उसने किसके अपनी आंखें मींच ली जिसके साथ ही एक आंसू का कतरा उसके गालों पर लौट गया। वहां उस गिरते पानी के अलावा और किसी का शोर नहीं था। आयशा ने जरूरत नहीं की पलटने की, तो वहीं अरमान जो इस समय शर्टलेस था, उसने धीरे से आयशा के कंधों को पकड़ा और उसे अपने सामने घुमा दिया और आयशा जैसे जैसे अरमान के सामने आती जा रही थी वैसे वैसे उसकी हिम्मत जवाब देती जा रही थी। उसने एक पल के लिए भी अपनी नजरें न उठाई और इसी के साथ अरमान के सामने उसका आंसुओं से भीगा चेहरा आया। अरमान के दिमाग में क्या चल रहा था ये कहना मुश्किल था। उसके चेहरे पर किसी भी तरह की हलचल नहीं थी, लेकिन तब भी वो खतरनाक लग रहा था हर लहजे में। उसने धीरे से आयशा की चिन पर उंगली रखी और फिर अपने दूसरे हाथ से आयशा की कलाई थामी। ये वही कलाई थी जिसे उस प्रोफेसर ने पकड़कर लगभग मरोड़ ही दिया था। उस कलाई पर लाल निशान छप चुके थे, प्रोफेसर की उंगलियों के लाल निशान। अरमान खामोशी से उसकी कलाई को देखता रहा। क्या हुआ था आज? अरमान के सवाल को सुन आयशा के रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिमाग से वो रात एक पल के लिए भी नहीं मिटी थी जब अरमान ने देखते ही देखते उसके किडनैपर्स को मार डाला था। बेरहमी और बेदर्दी शब्द भी कम थे जो उस रात अरमान ने उनके साथ किया था। जवाब दो आयशा, अरमान ने एक दफा फिर कहा, लेकिन उसकी नजरें केवल आयशा की उस कलाई पे टिकी थी। और यहाँ आयशा अब समझ चुकी थी कि उसे कुछ तो बोलना पड़ेगा। अगर चुप रही तो अरमान को नहीं संभाल पाएगी वो ये गलती से सर ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। वो गुस्से में थे लेकिन गलती मेरी ही थी। मुझे एक्स्ट्रा पेन लेके जाना चाहिए था। एग्जाम कैसा रहा आयशा? अरमान ने उसकी बात काट दी। यहाँ आयशा बेहद घबरा गई। अच्छा था, लेकिन बीच में मेरा पेन चलना बंद हो गया इसलिए कुछ क्वेश्चन छूट गए। ये कहते हुए आयशा का गला भरा गया। आप प्लीज सर को कुछ मत कहना, उनकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी ही थी। आप उनके साथ कुछ मत करना। आयशा रो पड़ी। उसे बहुत डर लग रहा था अरमान से, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी और के साथ एक बार फिर वही सलूक हो। यहाँ तक कि उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि अरमान ने तो अपनी बहन तक को नहीं बख्शा, तो भला एक प्रोफेसर क्या चीज है। आप उन्हें हट मत करना प्लीज, मैं अगली बार से 2 पेन लेके जाया करूंगी। सारी गलती ही मेरी थी। और माँ शश, अरमान ने अचानक से उसके चल रहे लिबों पर अपनी उंगली रख दी। आयशा अपनी आंसुओं से भीगी नजरों के साथ अरमान को देखे जा रही थी, और यहाँ अरमान ने उस उंगली को उसके होंठों पर सहलाते हुए कहा, मैं नहीं हट करूंगा उसे। हम अरमान की इस बात पर आयशा के मन से इतना बोझ हल्का हुआ जिसे बयां तक नहीं किया जा सकता। उसने तुरंत अपनी गर्दन हिलाई और यहाँ अरमान ने उसकी वही कलाई अपने हाथों में थामी और फिर धीरे से उसे अपने होंठों के करीब ले जाकर चूम लिया। आयशा ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली, तो वही अरमान ने हौले से उसके दोनों हाथ अपने नेकेड सीने पर टिका दिए और फिर बिना उसकी झुकी पलकों से अपनी नजरें हटाए उसने आयशा के बंधे बालों को खोल दिया, जिससे उसके लंबे बाल पीठ पर रेंग गए। कि तभी अरमान ने अपना हाथ उसके पीछे ले जाकर शावर खोल दिया, जिससे तुरंत पानी गिर पड़ा और कुछ ही लम्हों में आयशा और अरमान का बदन भीग गया। आयशा के आंसू थम गए थे, क्योंकि सबसे ज्यादा डर उसे अरमान का था, लेकिन अब जब अरमान ने खुद कह दिया कि वो कुछ नहीं करेगा तो आयशा को तसल्ली महसूस हुई। धड़कने उसकी अब भी तेज थी, लेकिन अब वजह बदल चुकी थी। अरमान ने आगे झुककर एक एक कर उसकी पलकों को अपने होंठों से छुआ और फिर धीरे से उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। इस दौरान उसका एक हाथ आयशा के पूरे जिस्म पर रेंग रहा था। कि तभी अरमान अचानक से उससे दूर हुआ। आयशा को देखते हुए उसने अपने कुछ कदम पीछे ले लिए, तो यहाँ आयशा शर्म से सिमटी जा रही थी। उसकी लॉन्ग स्कर्ट और व्हाइट टॉप जिस्म से चिपक चुकी थी। अरमान ऊपर से नीचे तक उसे देखने लगा। आयशा ने धीरे से अपनी आंखें उठाई और उसकी नजरें सीधा अरमान की तप रही पलकों से जा टकराई। कि तभी अचानक से अरमान उसके कपड़ों को देख कहा, टेक देम ऑफ। आयशा की सांसें थम गई। ये सुन वो जानती थी वो अरमान के सामने बेलिबास हो चुकी हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उसके दिल से अरमान के लिए शर्म या झिझक कम हो गई हो। अरमान ने एक दफा फिर डोमिनेंट लहजे में कहा, डू एज आई से आयशा। ये सुन आयशा ने अपनी नजरें झुका ली। उसका चेहरा लाल और गर्म पड़ने लगा था। कांपते हाथों से उसने धीरे से अपने जिस्म से वो टॉप अलग कर दी, पर इससे आगे वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई, वो एक जगह जमी रह गई और अरमान उसकी बेचैनी समझ गया।
वो धीरे से उसके करीब और उसने आयशा के नग्न कंधों पर अपने धधकते होंठ रख दिए। पर इस समय उसके दिमाग में आयशा के कहे वो लफ्ज गूंज रहे थे, आप उन्हें हट मत करना प्लीज। और तभी अरमान के होंठों पर इतनी भयानक मुस्कान आई जिसे अगर आयशा देख लेती तो डर के मारे कांप उठती। और यहाँ अरमान ने अपने होंठ उसके कंधों पर चलाए और अपना दूसरा हाथ पीछे ले जाकर उसकी इनरवियर के हुक खोलते हुए अपने जहन में बोला, मैं उसे हट नहीं करूंगा बेबी, क्योंकि मैं उसे मार डालूंगा। और ये कहते ही उसने वो हुक खोल दिया और आयशा के हाथ अरमान के कंधों पर आ धंसे। कंटिन्यूड। इसीलिए आप सबके कमेंट्स मेरी ताकत हैं, ताकि मैं ऐसे लोगों को दिखा सकूं दैट लुक आई हैव गेन दिस, और ये मेरी कहानी सुने आते हैं। और हाँ, बाकी रोमांस कल कंटिन्यू होगा, वो भी मेरे तरीके से, बिना किसी वल्गैरिटी। अ पैशनेट नाइट, लेट मी ईट यू। आयशा के हाथ अरमान के कंधों पर आ धंसे। उसने कसके अपने नाखून उसके कंधों में धंसा दिए और मजबूती से आंखें बंद कर लीं। इधर अरमान के हाथ आयशा की पीठ पर हरकत कर रहे थे। उसके जहन में आयशा के कहे वो लफ्ज गूंज उठे, आप उन्हें हट मत करना प्लीज। और तभी अरमान के होंठों पर इतनी भयानक मुस्कान आई जिसे अगर आयशा देख लेती तो डर के मारे कांप उठती। और यहाँ अरमान ने अपने होंठ उसके कंधों पर चलाए और अपना दूसरा हाथ पीछे ले जाकर उसकी इनरवियर के हुक खोलते हुए अपने जहन में बोला, मैं उसे हट नहीं करूंगा बेबी, क्योंकि मैं उसे मार डालूंगा। इसी के साथ उसने आयशा की इनरवियर का हुक खोल दिया, जिसके चलते आयशा की धड़कनें असीमित हो गईं और सांसें तेज। अरमान ने आयशा की इनरवियर को धीरे से उसके जिस्म से अलग कर दिया। और यहाँ आयशा एक दफा फिर अरमान के एहसास में घुल चुकी थी। अपना हर दुख, हर तकलीफ भूलकर उसका सुकून बन चुकी थी अरमान की बाहें, जहाँ आते ही ऐसा लगता था कि अब दिल में कोई दर्द नहीं। अरमान के होंठ आयशा के कंधे से होते हुए उसके कानों तक पहुंचे और उसने धीरे से आयशा के कान को अपने होंठों में दबा लिया और उसे चूमने लगा। तो वहीं हाथ अलग हरकत करने पर आमादा थे। उसके सख्त हाथ आयशा के पूरे जिस्म पर रेंग रहे थे। गर्दन से लेकर नीचे तक का सफर पेशनेटली तय करने के बाद उसके हाथ आयशा की कमर पर आकर रुके और कुछ पलों तक उसकी कमर को सहलाते रहने के बाद अरमान ने अचानक से उसकी सकट खोल दी। वो सकट एक पल में जमीन पर जा गिरी और यहाँ आयशा के दिल में धक धक शुरू हो गई। वो अरमान की हर छुअन पर पागल हुई जा रही थी कि तभी अरमान ने अपने होंठ उसके चेहरे के आगे किए और फिर एक अंगूठे से उसके होंठों को मसलते हुए उसने आगे बढ़कर आहिस्ता से आयशा की रो रो कर लाल हो चुकी नाक चूम ली। तभी दूसरे हाथ से उसने एक बॉडी वॉश उठाया और उसे अपने हाथों में लेकर हौले से उसकी पीठ पर लगा दिया। उस बॉडी वॉश को अरमान आयशा के पूरे जिस्म पर लगाने लगा, जिस दौरान उसके हाथ ना जाने आयशा के बदन को कहां कहां छू रहे थे और उसकी हर एक छुअन पर वो सिहर उठती। अरमान उस बॉडी वॉश को उसके पूरे जिस्म पर चलाते हुए उसे कलाई तक लाया, जिस पर उस प्रोफेसर की उंगली के निशान थे। ये निशान जो तूफान अरमान के जहन में ला चुके थे, इसे बयां कर पाना नामुमकिन होगा। वो आयशा की कलाई को इस कदर मसलने लगा मानो उस प्रोफेसर की छुअन को मिटाने की कोशिश कर रहा हो। और तभी उसने आयशा का झुका हुआ चेहरा देखा और अचानक से अपना दूसरा हाथ पीछे ले जाकर उसकी गर्दन पर रख दिया और उसका चेहरा अपने करीब खींचते हुए उसने आयशा के होंठों में अपने होंठ धंसा दिए। नोबडी कैन टच यू, नोबडी। अरमान ने धीरे से आयशा के होंठों से अपने होंठ लगाए कहा। उसके शब्दों का अर्थ आयशा नहीं समझ पाई, क्योंकि वो इस वक्त कुछ समझने के संस में थी ही नहीं। उसके होंठ अरमान की कैद में थे। जिस्म पर उसके हाथों की छुअन वो महसूस किए जा रही थी, तो वही सांसें बेतहाशा तेज हो गईं। उसके होंठों को बेदर्दी से चूमते हुए अरमान ने आयशा को कमर से लिफ्ट किया और उसके पैर अपनी कमर के इर्द गिर्द फंसा दिए और सीधे उसकी पीठ दीवार से लगा दी। आयशा हर बार की तरह सांसें लेना भूल गई थी, जिस कारण अरमान ने उसके होंठों को आज़ाद किया और उसके निचले होंठ को काटते हुए कहा, ब्रेथ। आयशा के कानों में अरमान का कहा यह लफ्ज़ गया, जिसे सुनते ही वो होश में आई और उसने जोर से सांस खींची और कुछ सांसें वो ले ही पाई थी। इतने में ही अरमान ने एक दफ़ा फिर अपने होंठ उसके होंठों पर धंसा दिए और अपना शरीर उसके जिस्म में धंसाने लगा। वो अपनी कमर आयशा की ओर गहराई से धंसाने लगा, जिससे आयशा के बदन में झुरझुरी फैल गई। एक अजीब सा एहसास उसके भीतर फैल गया। कुछ हलचल महसूस होने लगी उसे। अरमान को पाने की, उसे अधिक गहराई से महसूस करने की चाहत उमड़ आई। वही अरमान उसके जहन में उमड़ रहे हर एक जज्बातों से वाकिफ था और यही तो वो चाहता था कि आयशा खुद उसे पाने के लिए तड़पे। उसके होंठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और आयशा के होंठों को छोड़ उसने अपने होंठों का सफर उसके जिस्म पर तय करना शुरू किया। गर्दन को चूमते हुए अरमान नीचे बढ़ा और तभी उसने एक हाथ से आयशा की गर्दन को पकड़ते हुए कहा, ओपन योर आइज बेबी, देखो कि मैं कैसे तुम्हें छूता हूँ। मैं कैसे तुम्हारे जिस्म के हर उस हिस्से पर अपने निशान छूऊं जो हर पल तुम्हें इस बात का एहसास दिलाते रहे कि आयशा सिर्फ अरमान की है। आयशा की सहमी नजरें अरमान की नजरों से जा टकराई, तो वही अरमान भी एक टक बेहद पेशेने तरीके से उसे देखे जा रहा था और आयशा को देखते ही देखते उसने अपने होंठ नीचे आयशा के पेट पर टिका दिए और अचानक से अपनी जीभ से उसकी स्किन को छू लिया। आयशा की हालत खराब हो गई और उससे ये सब ना देखा गया। उसने तुरंत अपनी आंखें मूंद ली और अपने हाथ अरमान के कंधों पर जकड़ दिए। उन दोनों के बदन से पानी बहता जा रहा था और वो हर एक बूंद उनके रूमानी पलों की गवाह थी।
अरमान एक दफा फिर उसकी गर्दन तक आया और अचानक से उसने उसकी गर्दन के नाजुक से हिस्से को अपने दांतों से काट लिया। सज मान। आयशा कराह उठी और उसकी जबान से निकला पसंदीदा शब्द अरमान के लिए मान था। वो अपनी काटी जगह पर अपने होंठ चलाते हुए रुमानी अंदाज में बोला, मैंने कहा था ना, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये कहते ही अरमान इसी तरह आयशा के पैर अपनी कमर में लिफ्ट किए उसे संभाल कर कमरे में लाया और अगले ही पल उसे बिस्तर पर लिटा दिया। आयशा बिना किसी आंचल के अरमान के सामने थी, तो वहीं उसे देखते हुए अरमान ने अपने पैंट की जिप खोली और कुछ ही पलों में उसे उतारकर एक तरफ फेंकते हुए वो आयशा के ऊपर हावी हो गया। तो इधर आयशा ने जैसे ही उसे अपना पैंट खोलते हुए देखा तो वो शर्म से लाल पड़ गई और उसने तुरंत अपना चेहरा दूजी ओर घुमा लिया। यहाँ अरमान उसके ऊपर आया और अपने होंठों से उसके जिस्म पर किसी मोती की तरह चमकती बूंदों को चूमने लगा कि तभी आयशा ने धीरे से बेहद लाज में डूबी आवाज में कहा, सर सुनिए। अरमान उसके होंठ को छूते हुए बेहद नजाकत से भरी आवाज में बोला, बोलिए। आयशा पहले तो उसका बोलिए सुन शर्माए पर फिर उसने कहा, मुझे शर्म आती है। हम मेरे सामने आनी चाहिए। अरमान ने छूटते ही कहा, आप कुछ पहन लीजिए। आयशा ने जैसे ही ये कहा तो अरमान के होंठ जो लगातार उसके अंगों पर चल रहे थे वो रुक गए। उसने अपनी गर्दन उठाकर आयशा को देखा और फिर उसके गालों से चिपके बालों को दरकिनार करते हुए कहा, जो पहनना चाहिए वो पहन रखा है और वो दिन दूर नहीं जब मैं इसे भी उतार दूंगा, अपने शरीर से भी और तुम्हारे। आयशा ने अचानक से अपने हाथ अरमान के होंठों पर रख दिए। उसकी आंखें फटी रह गई थी अरमान के शब्दों को सुन। तो इधर अरमान ने उसके उस हाथ को चूम लिया और फिर उसे अपने होंठों से हटाते हुए कहा, अब एक लफ्ज़ ज़बान से नहीं निकलना चाहिए। एंड नाउ लेट मी ईट यू। ये कहते ही अरमान ने आयशा को इस कदर चूमा कि उसका सांसें तक लेना दुहर हो गया और उसके हाथ ना जाने किन किन हिस्सों पर अपना हक जताने लगे। अंडस्को रात के लगभग 10 बजे थकी हुई आयशा अरमान के सीने पर ढेर थी, आंखें बंद थी और तेज सांसें लेते हुए वो नींद की दुनिया में सवार थी। अभी तक तो अरमान ने अपनी हद आगे भी नहीं बढ़ाई थी और अभी से ऐसी नौबत आ चुकी थी कि जरा सा भी उसे नहीं संभाल पाती थी और तुरंत थकान से चूर अरमान की बाहों में सिमट जाती थी। उसके बदन पर एक कपड़ा नहीं था, जिस्म पर जगह जगह अरमान के दांतों के निशान थे जो कुछ समय पहले हुई दास्तां बखूबी बयां कर रहे थे। वाकई ऐसा ही लग रहा कि अरमान ने सच में उसे खा ही लिया है। दोनों इस वक्त एक काली चादर में लिपटे थे, जहां आयशा अरमान के ऊपर उसके सीने पर अपना सिर रखे सुकून भरी नींद में थी तो वही अरमान की आंखें पूरी तरह से खुली थीं। वो आयशा की पीठ पर अपने हाथ चलाते हुए एक टक सीलिंग की ओर देखे जा रहा था कि तभी उसने धीरे से आयशा को घुमाकर बिस्तर पर लिटाया और उसे बेहद आहिस्ता से खुद से अलग किया ताकि उसकी नींद ना टूटे। अरमान ने आयशा की उस कलाई को थामा। उसकी गोरी कलाई पर पड़े वो लाल उंगलियों के निशान तो मिटने लगे थे, लेकिन जो भयानक तबाही अब अरमान लाएगा उसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं। अरमान ने हौले से उसकी कलाई चूमी और अगले ही पल उससे दूर होकर उठ खड़ा हुआ। अंडस्को एक अंधेरे में डूबे कमरे में, जिसमें केवल एक पीला बल्ब लटक रहा था और उसके ठीक नीचे कुर्सी पर बंधा था एक शख्स बैठा था जिसके होंठों को रस्सियों से बांध रखा था और मुंह पर कपड़ा बंधा था। वो आदमी बेहोश था कि तभी उस कमरे में एक शख्स का आना हुआ और ये शख्स था अरमान, जिसके सामने इस वक्त कुर्सी पर बैठा आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद प्रोफेसर था। अरमान इस वक्त काल लग रहा था, उस प्रोफेसर का काल। उसने ऊपर से नीचे तक काले रंग की पैंट शर्ट पहनी थी। शर्ट की बाजुओं को कोहनी तक समेटते हुए वो सीधे प्रोफेसर के सामने आ खड़ा हुआ कि तभी वहां उसके आदमी ने एक कुर्सी रखी और अरमान ठीक प्रोफेसर के आगे आ बैठा। कुछ पलों तक वो यूं ही खामोशी से बैठा उस बेहोश प्रोफेसर को देखता रहा और तभी अचानक से उसने खींचकर एक तमाचा उसके गालों पर चिपका दिया। ये तमाचा इतनी तेज था कि एक पल में उसके होंठों किनारे खून बह गए और वो भड़बड़ाते हुए होश में आ गया। मुंह पर कपड़ा बंधा होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन वो बुरी तरह से घबरा गया और जब उसकी नज़र अरमान की नज़रों से जा मिली तो वो बुरी तरह से हिल गया। इतनी दहशत थी अरमान की नज़रों में। वो खुद को कुर्सी से छुटाने की मुशक्कत में लग गया लेकिन हिल तक नहीं पा रहा था कि तभी अरमान ने उसके मुंह से वो कपड़ा हटाया और उसके हटते ही वो प्रोफेसर चीख उठा, ये क्या बदतमीजी है और मुझे क्यों पकड़ रखा है? कौन हो तुम? ओ सटाक! एक और तमाचा उस प्रोफेसर के गालों पर आ बैठा जिससे उसके शब्द हलक में अटक कर रह गए। लेकिन वो फिर से कुछ बोलने को हुआ पर उसके बोलने से पहले ही अरमान ने एक दफा फिर उसके गालों पर तमाचा रसीद दिया और इसके बाद एक के बाद एक इतने तमाचे पड़े उस प्रोफेसर के गालों पर जिनकी कोई गिनती नहीं। न केवल अरमान की उंगलियों के निशान उसके गालों पर आ छपे बल्कि चेहरा लाल पड़ चुका था और खून लगातार बहे जा रहा था होंठों के किनारे। प्रोफेसर की हालत दयनीय हो गई थी केवल अरमान के थप्पड़ों से ही। और यहाँ उससे बिना अपनी नजरें हटाए अरमान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसके साथ ही उसके आदमी ने अरमान के हाथों पर कुछ रख दिया। ये एक पेन था। अरमान उस पेन को बेरहमी से उस प्रोफेसर की उंगलियों में फंसाते हुए बोला, काश एक बार तूने जान लिया होता प्रोफेसर कि जिसे तूने हाथ लगाया वो कौन है, तो आज तुझे ये दिन ना देखना पड़ता। अरमान का इतना कहना भर था कि वो प्रोफेसर इस कदर दर्द में चीख उठा मानो उसकी जान निकल गई हो।
उसकी चीख का कारण उसकी उंगलियों में उठ रहा दर्द था। अरमान ने उस पेन को कुछ इस कदर उसकी उंगलियों में फंसाकर आपस में दबा दिया जिससे दर्द की ऐसी लहर प्रोफेसर के जिस्म में दौड़ी कि इस दर्द को बर्दाश्त करने से बेहतर कोई मरना पसंद करेगा। पर यह तो बस शुरुआत थी। अरमान ने वो पेन उठाया और उसे सीधा प्रोफेसर की हथेली के बीचों बीच घोंप दिया। और सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि एक के बाद एक वो प्रोफेसर के हाथ को तब तक घोंपता रहा जब तक उसकी हथेली पूरी तरह से खून खच्चर नहीं हो गई। वो पेन टूट चुका था लेकिन अरमान पागलों की तरह उसे मारे जा रहा था और तभी अरमान बेहद आक्रोश में उठ खड़ा हुआ और एक छुरा लेकर उसने फौरन उसे प्रोफेसर के हाथ में घोंप दिया और चीख उठा, आयशा उस एग्जाम में टॉप करेगी प्रोफेसर। मैं नहीं जानता कैसे, पर वो जरूर टॉप करेगी। अरमान पागल, सनकी और हैवान बन चुका था। एक दफा फिर, सिर्फ आयशा के लिए। अरमान ने वो खंजर सीधे प्रोफेसर की बाहों के आर पार कर दिया। आहा, प्रोफेसर रो पड़ा और बेहोशी की कगार पर था। तो यहाँ अरमान बेहिसाब हैवानियत के साथ चीखा, प्रोफेसर, अगली बार उसे खरोच तक आए तो तेरी जान लेने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। तेरा मरना तो आज ही तय था, पर मेरी लिटिल आयशा ने पहली दफा मुझसे कुछ मांगा है। भला उसकी पहली ख्वाहिश कैसे अधूरी छोड़ सकता है ये अरमान मलिक। ये कहते ही अरमान ने एक झटके में वो छुरा उसके शरीर से बाहर निकाला, पर तब तक प्रोफेसर बेहोश हो चुका था। अगर कुछ देर और अरमान की ये हैवानियत चलती तो उस प्रोफेसर की मौत तय थी। अरमान का हाथ खुद इस समय खून से सन चुका था। उसके चेहरे पर खूनी छींटे थे जो उसे और अधिक भयानक दिखा रहे थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब ये अरमान मलिक अपनी आयशा के लिए दुनिया तक जला डालेगा। सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि हकीकत में। अंडरस्कोर आयशा हर बात से बेखबर बिस्तर पर लेटी नींद की दुनिया में सवार थी कि तभी वहां खून से सना अरमान आया। अंदर आकर उसने एक नज़र आयशा को देखा और फिर उस चादर को जो नींद में उसके सीने से नीचे खिसक गई थी। उसे कुछ पलों तक देखते रहने के बाद अरमान सीधा वॉशरूम में गया और एक एक कर अपने सभी कपड़े उतारकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसके जिस्म से चिपकी खून की बूंदें बदन से सरककर सफेद फर्श पर बहती जा रही थी और वो फर्श पूरा लाल पड़ चुका था कि तभी अचानक से अरमान के कानों में आयशा की कांपती हुई आवाज पड़ी, ख खून। ये सुनते ही अरमान स्थिर रह गया। वो मुड़ा नहीं, लेकिन उसने धीरे से अपनी गर्दन उठा दी। कंटिन्यूड रोमांस कैसा लगा? और ये लाइक्स की संख्या एक जगह पर फ्रीज क्यों है भाई? जब सुने वाले नहीं घट रहे तो लाइक्स क्यों एक जगह अटके हैं? वेल, कल आप सभी के सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया। हेलो गाइज, अगर आपको स्टोरी पसंद दे रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक एंड कमेंट करके ढेर सारा प्यार दिखाइए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हेडफोन दिल।